नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में जो अल फला यूनिवर्सिटी काम कर रही थी, अब तो उस पर गाज गिर गई है। उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। और जैसे ही आतंक का अड्डा बनी हुई थी सर, यहाँ पर कहां से फंडिंग आ रही थी, कहां से पैसा आ रहा था, यहाँ के डॉक्टर कहां कहां भेजे जा रहे थे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, अब तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अंजू जी, ये जो जेहादी यूनिवर्सिटी है, इसकी मान्यता रद्द कर दी है एआईयू ने, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने। और ये करना बहुत ही जरूरी भी था। अब इन्होंने सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की इस शाखा का बंद किया है, या इनके और भी शाखाएं हैं देश भर में, क्या वो चलते रहेंगे? और एक और एक चीज है, ईडी और एनआईए आ रही है फॉरेंसिक ऑडिट करने, इनके डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं वो सब मॉनिटर किए जाएंगे। एक तरह से बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि देश के अंदर ये एक तरह से जिन्होंने इन्होंने जो तंत्र बना के रखा है और जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे कि दिसंबर 6 को ये देश के अंदर मल्टीपल सीरियल अटैक्स करने की प्लान कर रहे थे। देखिए, 1993 में तो मुंबई अटैक हुआ था, ये मुंबई में सीरियल अटैक हुआ था, ये से मल्टीपल सिटीज में सीरियल अटैक्स करने का प्लान कर रहे हैं। और एक तरह से देश के अंदर उसके बाद रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बायो वॉरफेयर के थ्रू वो रेसिन भी मिलाया जाएगा। एक तरह से खतरनाक साजिश तैयार की जा रही है, ताकि देश के अंदर एक दहशत का माहौल बने और मोदी सरकार को गिराने के लिए एक विश्वव्यापी एक अभियान, मतलब आप सोचिए, इतना बड़ा 3200 किलो का जो आरडीएक्स और ये अमोनियम नाइट्रेट है, ऐसे कोई नहीं लेके आ सकता। इसके लिए आपको एक तरह से पूरा तंत्र लगता है। और ये जो रिपोर्ट्स आई है कि 2 साल से ऊपर से प्लानिंग चल रही है, तो समझ लीजिए 2 साल से ऊपर से प्लानिंग चल रही है, तो 2023 से इनको मालूम था कि हमें स्टार्ट करना है, ताकि 2025 में हमें इनको गिराना भी है। और ये भी सोचने वाली बात है कि बार बार विपक्ष ने बोला भी है कि देश के अंदर एक तरह से केरोसिन के जैसे आग भी लग सकती है। हमारे जो ऑपोजिशन लीडर ने भी बोला है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो मेरा ये एक तरह से मानना है कि क्या हो देश के अंदर एक तरह से अराजकता, एक केओस, अनार्की फैलाने के लिए ये आपत्तिजनक भाषण दिया जा रहा है। और देश के अंदर सुख शांति को तहस नहस करने के लिए कभी जेंसी का प्रोटेस्ट का बोलते हैं, कभी वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अब ये सब विफल हुआ तो देश को जलाने के लिए यहाँ पर एक आतंकवादी हमला करने की एक तरह से साजिश की जा रही है। अब तो ये चीज हमें एक तरह से सतर्क रहना पड़ेगा कि और क्या क्या प्लानिंग है, क्या ये सिर्फ 3000 किलो था, और कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक खतरा टला नहीं है। अभी एक तरह से हमने इसको डिफर कर जरूर कर दिया है, पर 6 दिसंबर को इनका एक प्लान था कि पूरे देश के अंदर एक सीरियल अटैक्स करने का, और अयोध्या और बहुत सारी जगहों पर एक हमारे देश के अंदर एक जहाँ पे भी जमावड़ा ज्यादा होता है भक्तों का, डिवोटीज का, वहां पर ये कराने का इनका एक तरह से फुल फ्लेज प्लान था। सर, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि 32 शहरों में ये सीरियल धमाके करने वाले थे। लेकिन सर, जैसे हमने खबरें बार बार कवर की हैं कि एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन सीआईए डीप स्टेट भारत में चला रहा है। आपको याद होगा, करीब एक महीने पहले खबरें आई थी कि बीजेपी के 37 एमपीज जो हैं वो उनके टारगेट पर हैं, कभी ना कभी सरकार गिर जाएगी। और 6 महीने का टाइम दिया गया है रिजीम चेंज के लिए। आपको लगता है ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर देश में धमाके होते, उसके बाद आप सोचिए देश में दंगे फैल जाते, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाता विपक्ष की तरफ से? मोदी सरकार को। ये तो ऑब्वियसली बात है कि मोदी सरकार को बैकफुट पे रखने के लिए देश के अंदर उनको एक तरह से ये सब चीज हो जाता तो मोदी सरकार अपना जनाधार खोद बैठती। देखिए, मोदी सरकार ने पिछले 10 साल से बोला है कि सिर्फ कश्मीर को में छोड़ के बाकी सब जगह हमने टेररिस्ट अटैक को एक तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब इस जो दावा है उसको खोखला साबित करने के लिए इन्होंने ये चाल रची थी। इनका मल्टीपल डेट्स थे, दिसंबर 6 को भी था और जनवरी 26 को भी था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इनका एक ही एजेंडा था कि अगर हम 6 दिसंबर को अगर हम न कर पाए तो हम 26 दिसंबर को करेंगे।
तो इनकी सोच आगे भी थी और इनका मल्टी लेयर लेवल प्लान होता है। अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो सेकंड प्लान कैसे करना। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो डॉक्टर का टेरर मॉड्यूल है, क्या ये एक तरह से स्टार्ट है या इसके डीपर नेटवर्क से अक्रॉस इंडिया, ये भी एक तरह से सोचने वाली बात रहेगी। मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर ये जो अमोनियम नाइट्रेट आया था, रिपोर्ट्स ये भी बोल रही है कि वो बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते आया है। तो एक तरह से आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान जो है अपनी जो सांठगांठ बढ़ाता जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर रेडिकल्स को ट्रेन किया जा रहा है। जाकिर नायक को बुलाया गया था और टर्की भी उनको सपोर्ट दे रहा है, बांग्लादेश को भी सपोर्ट दे रहा है और जैश ए मोहम्मद को भी सपोर्ट दे रहा है। नेपाल की जो बॉर्डर है वहां पर मदरसा बनाने की बात चल रही है या बना चुके होंगे, जिसकी फंडिंग टर्की दे रहा है और यहाँ पर भी जैश ए मोहम्मद को पूरी फंडिंग टर्की दे रहा है। और रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में भी ये आई है कि बात कि जितने भी हैंडलर्स थे ये टर्की जाके आए थे और उनका उधर एक हैंडलर टर्की में था। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हैंडलर्स है वो डायरेक्टली पाकिस्तान तो जा ही नहीं सकते, इनको कोई न्यूट्रल कंट्री जाना है। और गल्फ के अंदर एक ही कंट्री है जो एंटी इंडिया है, वो है टर्की। टर्की ने हमेशा हमारा एक तरह से विरोधी किया है। जब हमने उनके यहाँ पे, अगर जब अर्थक्वेक आया था, वी वर द फर्स्ट टू सेंड द एड, उसके बावजूद भी इन्होंने कश्मीर इश्यू रेस किया है। इन ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने पूरी सपोर्ट की है पाकिस्तान की, इन्होंने उनको ड्रोन दिया है, जबकि अपना एक शिप ये कराची में भी लाके एक तरह से तैनात कर चुके हैं। इन टर्की जानता है कि भारत उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता क्योंकि टर्की इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द नेटो अलायंस। इसके लिए ये एक तरह से कवर शील्ड दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को इमीडिएटली एक तरह से नेटो को अपील करना पड़ेगा कि क्या आप टेररिज्म को शह दे रहे हो, आप ऐसी कंट्री को टेररिज्म पहुंचाने के लिए क्या आप शह दोगे? क्या आपका मतलब यही है कि देश के अंदर भारत देश के अंदर टेररिस्ट हमला कराने वाली कंट्री को आप शह दोगे क्या? सबसे पहले तो अमेरिका से हमको ये एक प्रश्न करना चाहिए। और मार्को रूबियो तो बोल ही रहे हैं कि हम आपको सहायता करने के लिए तैयार है। आप अगर आप भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अच्छा काम कर रही है तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए अमेरिका अपने आप को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उसको ये भी मालूम है कि भारत उसको करने नहीं देगा, पर बीच में जरूर आ रहा है। और एक चीज है कि भारत सरकार ने इसको टेररिस्ट अटैक बोल दिया है। अब इसकी गहन जांच होगी, इसकी एक तरह से जो प्रूफ हम देंगे, इररेफ्यूटेबल प्रूफ रहेगा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और जिस दिन हम ये डॉसियर भेजे, सारी कंट्रीज को भेज देंगे कि भैया ये देखिए ये कंट्री इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है, आप क्या करना चाहोगे? अगर आपकी कंट्री में ये होगा तो क्या करना चाहोगे? क्योंकि ये सब जरूरी है, क्योंकि अगली बार अगर हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करते हैं तो कोई भी इनके साथ में खड़ा नहीं रहेगा। देखिए हमारा अपोज ना करे पर इनके साथ भी ना खड़ा रहे, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक विक्ट्री होने वाली है। और इस बार तो एक तरह से टर्की को कटघरे में खड़ा रखने की जरूरत है और उसके खिलाफ हमें जो भी एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स की जरूरी है। हमें साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया के साथ मेडिटेरियन में कॉर्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि टर्की से हम एक तरह से आप ये जान लीजिए हम उनके साथ दोस्त नहीं रह सकते। और जी एक चीज है, 2019 में 100 साल हुए थे खिलाफत मूवमेंट के। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था, कांग्रेस ने अपना ऑफिस, ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। तो ये एक चीज बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे रिलेशंस है टर्की के साथ, और हमारे एक प्रमुख एक्टर जो हैं उनकी वाइफ जो हैं वो लेडी अर्दोगन से भी मिले हैं। तो ये देखिए तार वहां पर भी जाते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ऐसे कोई भी लोगों को नहीं रहना चाहिए कि अगर आपके टर्की के साथ आपके रिलेशन है, इट इज गुड एज दैट यू हैव रिलेशन विद पाकिस्तान। पाकिस्तान एंड टर्की आर मेन एनिमीज ऑफ इंडिया, ये एक तरह से डिक्लेयर करने की जरूरत है। जी और टर्किश कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करती है इन एनी फॉर्म, उनको एक तरह से बाहर करने की जरूरत है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बार बार ये मांग उठी थी कि कांग्रेस ने टर्की में, इस्तांबुल में अपना जो दफ्तर खोल रखा है उसको बंद क्यों नहीं करवाया।
उस दफ्तर को बंद करने की कहीं कोई खबर नहीं आई है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, कांग्रेस के नेता है पी चिदम्बरम, पूर्व गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने किस तरह का ट्वीट किया। उनके इस ट्वीट को पढ़कर आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो डॉक्टर टेररिस्ट है वो कह रहे हैं कि होम ग्राउंड टेररिस्ट है। सर ये अभी नई कौन सी टर्म आ गई होम ग्राउंड टेररिस्ट की? यानी क्या वो ये कह रहे हैं कि स्वदेशी आतंकवादी और विदेशी आतंकवादी, और यही पी चिदम्बरम है जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी घड़ी थी? देखिए सीधी बात है, ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये जितने भी डॉक्टर जिहादी मॉड्यूल है एक तरह से विक्टिम है। ये भारत सरकार की एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज के कारण इन्होंने रिटेलिएशन किया है। तो इनका जो टेरर जो इन्होंने जो कांड किया है उसको एक तरह से विक्टिम पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ बेसिक प्लॉट बाय द कांग्रेस कि वो चाहते हैं कि जो टेरर के ऊपर, जो मुसलमानों के ऊपर अभी जो होने वाला है देश के अंदर जिहादीज के ऊपर, उनको बचाया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमानों ने एक तरह से आई लव मोहम्मद का एक तरह से बिगुल बजाया था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वही मुसलमान क्यों नहीं आते हैं और बोलते हैं वी कंडेम टेररिज्म। मॉडरेट मुस्लिम्स आर नॉट डूइंग द टास्क। उनकी एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको खुल के आना पड़ेगा और इनको खुल के बोलना पड़ेगा। देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए इनको सामने आना पड़ेगा। ये अभी ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्यों है, ये एक तरह से चिंता का विषय है। और जितने भी ये जो देखिए एक ही चीज है, अब देखिए पहलगांव के टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने देश के साथ खड़े होने की बात की थी। इस बार क्या हो गया उनको? व्हाई आर दे नॉट स्टैंडिंग? कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये जो अल फलाल यूनिवर्सिटी है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसके जो हेड ऑफिस है ये दूसरी जगह पर है। और ये भी देखिए कि ये इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है इसके कारण वहां पर टेरर मॉड्यूल बन चुका है। बट अब टेररिस्ट के जैसे वहां पर जाके पूरी लैब में टेस्टिंग हो रही है, कोई एक तरह से चेकिंग नहीं है। और 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो कश्मीर से आते हैं। इतने बड़े संख्या में एक ही डिस्ट्रिक्ट से, एक ही स्टेट से इतने लोगों को कोई नहीं लेता है, क्योंकि देयर इज अ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। ये एक तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है मेरे ख्याल से, और इन्होंने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं। अंजू जी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर एक बायो वॉरफेयर करने की एक तरह से साजिश की गई थी। मोदी सरकार को ब्लेम करने की कोशिश की गई थी। और जो जैश ए मोहम्मद का जो पोस्टर लगाने वाला, अगर वो देखा डॉक्टर जाए आदिल, तो हाँ वो डॉक्टर आदिल। जिहादी डॉक्टर आदिल ही हिमसेल्फ, इससे तो हमको मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व है। पर भारत ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जब देंगे इट विल बी इररेफ्यूटेबल प्रूफ। कोई भी इसको डिनाई नहीं कर पाएगा और इसके द्वारा सब ब्लैक फुट पे आने वाले हैं। और पाकिस्तान तो बोल ही चुका है वी आर रेडी फॉर अ टू फ्रंट वॉर विद इंडिया एंड अफगानिस्तान। कहीं ना कहीं एक तरह से ये गिल्ट जो है पाकिस्तान ने एक तरह से कबूल कर लिया कि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और मेरा ये मानना है कि अभी हमारे होम मिनिस्टर ने भी चेतावनी दे दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला है। तो देश एक्सपेक्ट कर रहा है कड़ी कार्रवाई होगी, पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगा। लेट्स नॉट प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि आज ही करना है कल करना है। हमारे आर्म फोर्सेस को जब लगेगा तब कर सकते हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुस्तैदी रखने की बात है, और देश के अंदर जो ये आधा फ्रंट है इसको एक तरह से अनकवर करो, रेडिकलाइजेशन को कॉम्बैट करो, और मदरसास के अंदर जो क्या पढ़ाया जाता है वो चेक करने की जरूरत है। मदरसास के आप फंडिंग दे रहे हो, क्या वो फंडिंग के बाद वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक तरह से सही है क्या नहीं है, उसके भी कंट्रोल चेक्स एंड मैकेनिज्म्स करने की जरूरत है। और एक चीज है, प्राइम मिनिस्टर जी ने पक्का बोल दिया है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। बट सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कि ये एक जो टेररिस्ट है, जो जैश ए मोहम्मद है, वो क्या कर रहा है भारत के अंदर सोफिस्टिकेटेड स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर इंजीनियर को रिक्रूट कर रहा है। जी। और जितनी भी सामग्री है ये होम ग्रोन इजीली मिलती है, उधर से करने को बोल रहा है। तो आप ये देखिए कि दिस इज अ लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मल्टी फ्रंट मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर। और इसके जो तार होंगे इतने लेयर रहेंगे कि डायरेक्टली पाकिस्तान को इसके ऊपर
पाकिस्तान को कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान डिनायबिलिटी कर सकता है। बट हमारा ये मानना है कि बहुत इसके बावजूद भी जो ट्रेसेस होते हैं, चैट लॉग्स जी होते हैं, और जितने भी जो बाकी चीजें हमारी जो एजेंसीज है उसकी जांच कर रही है। सर, डिजिटल फुटप्रिंट्स तो वहां तक पहुंचेंगे ही ना। डॉक्टर आदिल श्रीनगर में क्यों जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था, और उस पोस्टर में क्या था? स्थानीय लोगों से कहा जा रहा था कि सरकार के साथ सहयोग मत करो, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सहयोग मत करो। ये पोस्टर्स लगा रहा था धमकी वाले। तो ये पोस्टर अगर जैश ए मोहम्मद के लिए लगा रहा है तो फिर उसका क्या जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक नहीं हुआ? और जैश ए मोहम्मद कहाँ का आतंकवादी संगठन है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट तो है ही। और आपको याद होगा जब उसको आईएमएफ से लोन मिला था तो पाकिस्तान को ये हिदायत दी गई थी कि वो आतंकवादी संगठनों को नहीं देगा। इसीलिए शायद उसने टर्की का सहारा लिया है कि तुम इसमें फंडिंग करो इनडायरेक्टली, ताकि मेरा नाम ना आए। क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत ने पहले क्लियर कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो इस बात से तो पाकिस्तान डरा ही है। इसीलिए उन्होंने इस बार ये खेल वाया वाया खेला, बांग्लादेश के जरिए नाइट्रेट को भारत में पहुंचाया और टर्की के जरिए सब कुछ करवाया। क्योंकि उनको पता है कि टर्की को नेटो कंट्रीज में से एक है तो भारत उसकी तरफ तो नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के पूरे बंदोबस्त पाकिस्तान ने किए हैं। और आप ये देखिए हमारे देश के अंदर जो विपक्ष है वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है। होम ग्रोन टेररिस्ट अब्बू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो तो बड़े निर्दोष हैं। महबूबा मुफ्ती कहती है हमारी कौम को बदनाम किया जा रहा है। एक जमात है जो कहती है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सर सोचिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान का नाम इस पूरे मामले में ना आए, इसके लिए कांग्रेस से लेकर पूरे के पूरा वो जो इंडी गठबंधन है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। देखिए अंजू जी, इनफैक्ट अपाचे हेलीकॉप्टर की आज डिलीवरी करने वाला था अमेरिका, 3 हेलीकॉप्टर्स की। वो जो प्लेन है जो अमेरिका से चला था उसने टर्की में लैंडिंग की थी। टर्की ने उसको फॉरवर्ड मतलब परमिशन नहीं दिया कि वो टर्की से इंडिया आ सके। वो प्लेन वापस इनको वापस भेजना पड़ा, वापस इनको एरिजोना भेजना पड़ा। तो ये भी काम हो रहा है, हमारी जो डिफेंस सप्लाईज है उसको भी अब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत कोई एक्शन ना ले सके। एक और एक चीज है, टर्की एक तरह से की बन चुका है, क्योंकि एक और एक चीज आप देखिए कि जो अमेरिका का जो बेस है इंडियन ओशन रीजन में डियोगो गार्सिया में, वहां से जो प्लेन है, जो टर्किश प्लेन है, वहां से उसने उड़ान भरी है और पाकिस्तान को वेपन्स भी सप्लाई किया है। इस बार पाकिस्तान जो लेके उतर रहा है वो अमेरिकन वेपन्स लेके उतरेगा। इसकी सारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई जो दी है वो टर्की ने दी है। और टर्की, जैसे आपने बोला था कि नेपाल और बांग्लादेश के थ्रू भी वो वहां पर भारत के खिलाफ काम करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू नेम टर्की, और टर्की के साथ वी हैव टू आस्क नेटो कि क्या इस टेररिस्ट एर्दोगान को आप अभी भी सपोर्ट करोगे? टर्की मीन्स टेररिज्म। ये एक तरह से भारत को एक तरह से नया हैशटैग चलाना चाहिए। और भारत के लोग जो टूरिज्म के लिए उधर जाते हैं, आप अपने देश के खिलाफ अपने देश के खिलाफ एक टेरर अटैक को फंड कर रहे हो। तो मेरा अपील है कि भारत के टूरिस्ट भी उधर ना जाए, टर्किश के सारे जो भी है बाइकॉट करें। कहीं ना कहीं हमको एक तरह से वी नीड टू कॉल द स्पेड एंड स्पेड। और जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे काम होता है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस किया जाए कि क्या। देखिए एक ही चीज है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में हो रहा होगा, ये और भी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है। मेरा ये भी मानना है सब यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा इंटरनल सिस्टम चेक करिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर्स अभी इन्वॉल्व हो गए हैं और डॉक्टर्स के ऊपर अगर ये सब चीज होता है, एक नोबल प्रोफेशन है। अब सब लोगों को शक हो रहा होगा, एक तरह से संशय में आ गए हैं सब लोग। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को अपनी जो कार्यशैली है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, एक तरह से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने की भी जरूरत है। सर हमारा जो विपक्ष है वो इतनी जल्दबाजी में टीवी डिबेट्स पर देखे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो प्रस्ताव पारित हुआ था सीसीएस की बैठक में एक दिन पहले, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। आतंकवादी घटना माना गया है, उसकी निंदा की गई, लेकिन पाकिस्तान का नाम भारत ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?
और भारत अगर पाकिस्तान का नाम लेगा तो कितनी जल्दी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये वो विपक्ष पूछ रहा है जिसने 2008 में मुंबई में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद क्या किया था ये पूरी दुनिया को पता है। ये वो विपक्ष है जो ये जवाब नहीं देता है कि वो 10 आतंकवादी हिंदू आइडेंटिटी कार्ड के साथ कैसे पहुंच गए थे मुंबई समंदर के रास्ते। ये कांग्रेस की हालत है। उनको इतनी उतावलापन किस बात को लेकर है सर कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कब हो रही है ये बताए केंद्र सरकार। देखिए, इंटरनेशनली वो मोदी जी की जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि मोदी सरकार इररेफ्यूटेबल प्रूफ देगा। जब वो प्रूफ देगा, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा रहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी और जितने भी नेशंस हैं, जो एक तरह से हिडन वे से पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, अपने आप को अलग-थलग कर देंगे। और इस बार भारत तो एक तरह से पूछेगा भी कि क्या भैया आपके वेपन सिस्टम्स यूज़ होंगे क्या नहीं होंगे? आप सीधा बताइए। तो कहीं न कहीं आप मेरे ख्याल से भारत सरकार इस बार जो भी कंट्रीज़ अगर पाकिस्तान को एड भी करता है, उसको भी बोलेगा कि आप मेरे एनिमी हो। अब ये चीज़ इधर चीज़ अब चीज़ें बहुत क्लियर कट होती जा रही है। अब कोई भी प्रॉक्सी वॉर भारत के ऊपर नहीं कर सकता कि ऐसा रहेगा नहीं कि चाइना के वेपन्स यूज़ होंगे, पाकिस्तान को चाइना अपने वेपन्स देगा और भारत के खिलाफ यूज़ करवाएगा। दिस विल नॉट बी पॉसिबल। सबसे पहले तो चाइना से पूछा जाएगा कि आपके वेपन्स यूज़ करेंगे क्या नहीं करेंगे? पहले आप वो बताओ। तो ये एक तरह से सबसे जवाबदेही मानी जाएगी और इसकी के लिए भारत सरकार ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, जघन्य अपराध तो बोल ही दिया है और इन भारत सरकार को जब मन होगा वो पाकिस्तान का नाम लेगा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लिया इमीडिएटली वॉर छेड़ना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना पाकिस्तान का नाम लेने की ज़रूरत है। हम छ बिना पाकिस्तान के नाम लिए भी हम कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे स्ट्राइक करें या क्या करें। जो भी है हमारी केंद्र सरकार जो एप्रोप्रिएट मेजर्स रहेगा वो लेगी। ऑपोज़िशन या टीवी एंकर्स को इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर टीवी एंकर्स में बैठ के इतनी बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इनको बॉर्डर में सियाचिन ग्लेशियर में फेंक देना चाहिए और वहाँ पे जाके इनको तब जाके अक्ल आने वाली है। क्योंकि देश के जवान भी हमारे नागरिक हैं, उनकी भी सुरक्षा करने की ज़रूरत है। मोदी सरकार मिनिमम कैज़ुअलिटीज़ के साथ मैक्सिमम इम्पैक्ट चाहती है। तो ये जो काम है सेना को कर देना चाहिए। टीवी एंकर्स पे ये सब चीज़ें पूछना भी एक बेवकूफ़ी है। देश के सर खिलाफ एक षड्यंत्र है। सर टीवी एंकर से ज्यादा जो डिबेट करने के लिए वहां पर दूसरी पार्टियों के नेता मुल्ला मौलवी पहुंचते वो सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भारत कब हमला करेगा पाकिस्तान पर। बोला है मोदी सरकार ने कि अगर पाकिस्तान की किस इन्वॉल्वमेंट होगी किसी भी आतंकवादी हमले में तो तुरंत उस पर अटैक किया जाएगा। ये सवाल कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं जो 2008 के बारे में नहीं जानते और 2014 से पहले कितनी बार भारत पर आतंकवादी हमले हुए थे उसके बारे में हिसाब किताब नहीं देते। तब तो राहुल गांधी ने कहा था कि इतना बड़ा देश है, हर आतंकवादी हमले को रोका नहीं जा सकता। और आज वही लोग पूछ रहे हैं कि ये 11 साल में पहला आतंकवादी हमला दिल्ली में कैसे हो गया। मतलब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि जो भी लोग इस आतंकवादी हमले के पीछे हैं चाहे उनके आका हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि दुनिया देखेगी। तो ये तो अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, टर्की के लिए भी चला गया, वो बांग्लादेश की यूनुस के लिए भी चला गया। देखिए, सब जगह एक होता है पोएटिक जस्टिस। हर जगह आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश आज खुद ही चल रहा है। देखिए, वहाँ पर एक तरह से सत्ता चेंज की एक बातें चल रही है और पाकिस्तान के अंदर भी देखिए कि अननोन गनमैन एक्टिवेट हो चुके हैं और टर्की के लिए हम साइप्रस और आर्मीनिया और ग्रीस के साथ हम करार कर लेंगे। तो सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट वॉर किया जाए। और भी एक तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, स्ट्रेटेजिकली हम लीवर्स प्रेस कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम सारे जो भी देश है, उनको एक मैसेज पहुँचा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए हमने उनका जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो अबेयंस में रख दिया है। वैसे ही अगर बांग्लादेश का मालूम पड़ा, तो हम गंगा वाटर ट्रीटी को भी अबेयंस में रख सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पर राइट्स जैसी सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि बिजली पैदा नहीं होती है, वहाँ पर इर्रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर के कारण फसल बर्बाद हो रही है।
और एक चीज है, आप ये देखिए पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस हो गया, फूड क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है। और अब से लेके अगली जुलाई तक रेन्स आने वाली नहीं है क्योंकि सर्दी पड़ चुकी है। तो ग्लेशियर बनने के साथ ऑलरेडी वाटर का फ्लो एक तरह से कम हो जाएगा। इस टाइम पे हम रेगुलेट कर सकते हैं फ्लो, जब मर्जी जाए हम उसको रोक सकते हैं, जब मर्जी चाहे छोड़ भी सकते हैं। हम अभी डिसैलिनेशन भी कर रहे हैं, कनाल्स भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जानती है कि कैसे काम किया जाए, बिना गोली चलाए कैसे पाकिस्तान को घुटनों पे लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी कला है ये, और इसके लिए टीवी डिबेट्स पे जो लोग आते हैं उनको एक तरह से थोड़ी अक्ल लगाने की जरूरत है। हर चीज उनको बताई नहीं जाएगी और किस बिल्कुल। कैपेसिटी में बताया जाए। वो आर दे टू आस्क सच क्वेश्चंस। देश के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, डिफेंस फोर्सेस है, दे विल डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। आपके साथ बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। और सर आर्मीनिया के साथ भारत ने जो डिफेंस डील की है उससे भी तो बौखलाया हुआ है ना टर्की। देखिए आर्मीनिया ने तो बोल ही दिया है कि वो 33,000 करोड़ के आर्म्स खरीदने वाला है। 33 to 50,000 करोड़ भी हो सकता है। $2.5 बिलियन की तो सुखोई की डील बता रहे हैं। उसके बाद उसके सुखोई के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी जो रहेगा एयर वेरिएंट वो भी दी जाएगी। आकाश की एडिशनल सिस्टम्स मांग रहा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम मांग रहा है। और भी हमारे जो रेडार्स है और जो छोटे इक्विपमेंट है मांगता जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत का उदय जो हो रहा है ऐसा विश्व महाशक्ति इन इन डिफेंस आर्म्स प्रोडक्शन, एक तरह से टर्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। भारत की जो ड्रोन कंपनीज है वो अभी compete करने लग गई है टर्की के ड्रोन्स के साथ। टर्की के ड्रोन्स को विश्व में सबसे बेहतर माना जाता था, पर ऑपरेशन सिंदूर में वो फेल हो गए। उसके बाद उनके डिफेंस ऑर्डर्स एक तरह से कम हो गए। इसके लिए टर्की भारत के अगेंस्ट हो चुका है। और सर दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर ने जिस तरह से संविधान में बदलाव करके अपने आप को सबसे बड़ा नेता एक तरह से घोषित कर लिया है पाकिस्तान में, उसको भी तो झटका लगेगा ना, क्योंकि अब जिस तरह का काम जैश ए मोहम्मद ने किया है और पहलगाम हमले के बाद तो तुरंत उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी कि हमने करवाया है, लेकिन अभी देखिए सबके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई चू भी नहीं कर रहा है, इसी डर के मारे कि भारत कहीं ठोक ना दे अब की बार फिर से। देखिए भारत कुछ भी कर सकता है, और अभी हमारा ऑपरेशन त्रिशूल एक्सरसाइज चल भी रहा है। कभी भी जाके वो लाइव हो सकता है। हमें नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। भारत सरकार अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकती है। और एक चीज है कि वहां पर अफरा तफरी चल चुका है। वहां पे लाहौर के अंदर टैंक्स का मूवमेंट देखा गया है। वहाँ और वहां पे जो उनके जो एरिया है उन्होंने नो टाइम इश्यू कर दिया है। और ट्रूप मूवमेंट्स भी बॉर्डर पे उन्होंने एक तरह से तैनात कर दिया है। पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जो आतंकी पाकिस्तान अब डरा हुआ है भारत से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान डरा हुआ है, इसीलिए खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद को भी कहीं छिपा दिया है, अजहर मसूद भी कहीं किसी बिल में छिप गया है। उनको डर लग रहा है कि पता नहीं कहां से कुछ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, भारत हमला ना कर दे, फिर अननोन गनमैन का भी डर उनको सता रहा है। लेकिन यहाँ देश के अंदर जो एक हाफ फ्रंट है उससे भी निपटना एक बड़ी चुनौती है इस वक्त केंद्र सरकार के लिए। लेकिन हमारे गृह मंत्री ने जिस तरह से दो टूक कहा है कि बख्शा कोई नहीं जाएगा और ऐसी सजा होगी जो पूरी दुनिया देखेगी, तो उसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचना तय है और देश के अंदर जो हाफ फ्रंट बैठा है उसमें भी खलबली मच गई है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।